बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल दूसरे चरण का मतदान डाले जाएंगे, यानी 3 नवंबर को। इसमें 94 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान डाले जाएंगे। इसके लिए देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपके स्क्रीन पर ये रहा कौन सी राजनीतिक पार्टी के कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें एनडीए गठबंधन से अगर हम बात करें तो जदयू के 43, बीजेपी के 46 और वीआईपी के 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन की तो आरजेडी की तरफ से 56, कांग्रेस की तरफ से 24 और लेफ्ट की तरफ से 28 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। वहीं अगर अदर पार्टियों की हम बात करें तो लोजपा की तरफ से 52 प्रत्याशी उतारे गए हैं, जबकि बीएसपी यानी मायावती की पार्टी से 33 और आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 36 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राकपा भी 29 उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। हमारे साथ दूसरे चरण के लिए 94 विधानसभा क्षेत्रों का समीकरण लेकर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे दाहिने साइड में साहुल पांडे, हमारे सहयोगी इधर बाएं साइड में राजमोहन तिवारी हैं, उसके बाद शिवांगी हैं। तो सबसे पहले राजमोहन हम आपके पास आएंगे और सबसे पहला सवाल यह है कि 94 विधानसभा क्षेत्रों में कल वोटिंग होने जा रहे हैं। ऐसे में आरजेडी का समीकरण क्या कहता है, क्योंकि आप आरजेडी को काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं। 56 सीटों पे आरजेडी इस बार उम्मीदवार उतार रही है सेकंड फेज में महागठबंधन की ओर से, जिसमें से 31 सीट जो हैं वो अभी उसके कब्जे में है, यानी उसका सिटिंग एमएलए जो हैं वो 31 हैं। और अगर बात कीजिएगा और हॉट सीटों पे अगर हम चल जाएं कि आरजेडी के लिए यह दूसरा चरण महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उसके 2 धुरंधर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों का चुनाव इसी सेकंड फेज में होना है। और क्योंकि महुआ छोड़कर हसनपुर पहुंच चुके हैं तेज प्रताप यादव, लेकिन ऐसा 2 दिन पहले तक तो लग रहा था कि लड़ाई उतनी मुश्किल नहीं होगी उनके लिए, लेकिन अब जो फीडबैक आ रहा है उसके अनुसार लड़ाई हसनपुर में काफ़ी टक्कर की हो गई है। पिछले 10 सालों से जो वहाँ के विधायक है राजकुमार राय, उन्होंने कड़ा मुकाबला देना शुरू कर दिया है और ख़ासकर पोलिंग के 1 दिन पहले ऐसा होना तेज प्रताप के लिए सही तो नहीं है। और वहीं अगर बात करें राघोपुर की, तो राघोपुर में मुकाबला आसान लग रहा है तेजस्वी यादव के लिए। पिछले बार चुनाव जीते थे वहां से, लेकिन पिछले बार सतीश कुमार बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो वहां से खड़े थे, दूसरे नंबर पर थे। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी के लिए मुकाबला उतना कठिन नहीं होगा। देखिए, तेजस्वी को लेकर के एक सवाल हमेशा उछलता रहता है, जंगल राज की चर्चा हमेशा होती रहती है। तो इस बार इन 94 विधानसभा क्षेत्रों में जितने सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, इनमें से कितने ऐसे दागी उम्मीदवार हैं मैदान में? 56 में से 36 ऐसी सीटें हैं जहां पर आपराधिक मामले हैं आरजेडी के उम्मीदवारों पर। और अगर उसमें भी अगर आप निकाल दें कि कितनों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, तो 1 मिनट ज़रा हम आपको बता देते हैं कि गंभीर आपराधिक अगर मामलों की बात करें तो 28 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, यानी कि सभी दलों में सेकेंड फेज में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वाले उम्मीदवार आरजेडी के हैं। चलिए हम जदयू पर नज़र रखते हैं, खासतौर पर साहुल पांडे। साहुल, जदयू इसमें 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जदयू का क्या समीकरण कहता है इन 94 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के? और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले फर्स्ट फेज हुआ, उसमें जो है जदयू की तरफ से जो है 35 उम्मीदवार उतारे गए थे, और अब सेकंड फेज़ में 43 प्रत्याशी उतर रहे हैं और फिर तीसरे फेज़ में 37 प्रत्याशी उतरेंगे। 115 सीटें अलॉट हुई हैं इनको। और जदयू की इन 43 सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर इन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी। इसमें जैसे कि आपको 2-3 सीटों में गिनवा देता हूँ। महाराजगंज की सीट है, आपको बता दें एकमा की सीट है, वैशाली की सीट है, बरहरिया की सीट है। ऐसी बहुत सारी सीटें, खास तौर पे ग्रामीण इलाकों की जो सीटें हैं, क्योंकि आप इनका समीकरण भी जब देखेंगे तो खास तौर पे टारगेट जो है SC ST को ही जो ये टारगेट किया गया। आप एनडीए का पूरा ढांचा देखेंगे तो उसी तरीके से है। शहरी क्षेत्र बीजेपी, ग्रामीण क्षेत्र जदयू, तो इस तरीके से इनका ताना बाना बुना हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत सारी सीटें हैं जिन पर इस बार चुनौती ये है कि अपनी सिटिंग सीटों को किस तरीके से जीत के आते हैं, क्योंकि पिछली बार कहा जा रहा था कि जदयू और राजद जब साथ आए हैं तो जो निचली जातियां हैं जिनको बोली जाती हैं, उन जातियों का वोट जो है शेयर हुआ था इन दोनों पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे बात यह है कि आप फिर से बीजेपी के साथ हैं, तो अब आपके पास सिटिंग सीट बचाने का जो है सबसे बड़ी जिम्मा ये है कि सिटिंग सीटों को कैसे बचाएं। इस बात के लिए खुलासा होगा कि क्या इस पिछली बार सीएम नीतीश के कामकाज या चेहरे पर मिला था वोट, या फिर
महागठबंधन में ये होने इस की वजह बार से भी जीत तय हो मिली जाएगा थी। कि महागठबंधन में थे तो दोनों राजद और ये साथ आ गए, तो वो नहीं कहते कि सामाजिक न्याय के नेता दोनों साथ आ गए, तो सामाजिक न्याय वाले नेताओं के बदौलत जो है इनको सीटें मिल गई। लेकिन अब ये जब अलग आ गए हैं, जदयू से अलग हो, जदयू जो है वो अब एनडीए में आ गई है, तो वहाँ पर देखना जरूरी होगा कि अपनी सीटों को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। साख बचाने अब की हसनपुर की ही सीट को ले लीजिए, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, वहाँ पहुँच गए हैं तेज प्रताप, तो वहाँ पर जो मुकाबला होने वाला है, कड़ा मुकाबला है, तो वहाँ पर सीट बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, ये देखना भी हसनपुर बड़ी- या आरजेडी को लेकर हम फिर आएंगे, लेकिन एक सवाल हम आपसे भी करेंगे कि इस बार जदयू ने जितने प्रत्याशी दूसरे चरण के लिए मैदान में उतारे हैं उनमें से दागी प्रत्याशी कितने हैं? देखिए, दागी की बात कर लें तो 43 सीटों में से 20 ऐसी सीटें हैं जिनमें दागी लोग हैं, मतलब दागी कैंडिडेट हैं, और इसमें भी 15 जो है जिन पर सीरियस मामले दर्ज हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं। लेकिन बड़ी बात, ये दागियों की तो बात होती ही है, लेकिन एक और जो बड़ी बात है कि जैसे युवाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस बार का चुनाव, तो युवा कैंडिडेट या कह लें नए कैंडिडेट को जो है खास नए तौर पर चेहरे को मौका दिया गया है। साहुल, हम फिर आएंगे आपके पास, उससे पहले हम नए चेहरों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवांगी भी है। शिवांगी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहता है, आप कांग्रेस को काफ़ी दिनों से फॉलो भी कर रही हैं कि कांग्रेस की क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस का क्या समीकरण है? 94 सीटों में से कुल कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें कि 7 सीटों पर सिटिंग एमएलए ऑलरेडी मौजूद हैं। बात करेंगे अगर हम हॉट सीटों की, तो उसमें गोविंदगंज, भागलपुर और बांकीपुर आता है, जिसमें कि बांकीपुर से लव सिन्हा खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, और भागलपुर से खड़े हैं नेहा शर्मा के पिताजी अजीत शर्मा, और गोविंदगंज से खड़े हैं मशहूर पत्रकार रवीश कुमार के बड़े भाई ब्रजेश पांडे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों वहाँ से आसानी से सीट जीत जाएंगे, तीनों के लिए काफ़ी कठिन है चुनाव जीतना वहाँ पर उस तीनों सीट से। कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस कितने दागी उम्मीदवारों को मैदान में इस बार उतारा है? 24 में से 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं, लेकिन अगर इसमें भी बात करें गंभीर आपराधिक मामलों की, तो ये संख्या 10 की आती है। तो 24 में से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस के गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर हम बात करें नए चेहरों को लेकर के कि नए चेहरों के साथ बिहार में इस बार का क्या समीकरण है, तो साहुल आप कुछ बताना चाह रहे थे खासतौर पर नए चेहरों को लेकर? हाँ, क्योंकि चुनाव इस बार जो है नए चेहरों के ऊपर ही है। किसी भी पार्टी को आप देखेंगे तो युवाओं को खास मौका देने की कोशिश की जा रही है, तेजस्वी यादव ने भी दिया है, और जदयू की तरफ से भी जो है इस बार नए चेहरों को उतारा गया है। नए चेहरों का मतलब सिर्फ युवा चेहरे नहीं है, ऐसे सीटें भी हैं जहाँ पर पहले के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनको भी हटा दिया गया है, नए चेहरे बुलाए गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जदयू की अगर हम बात करें तो 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है कई नए चेहरे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि फातमी साहब के बेटे हैं, उनके अलावा और भी कई सारी सीट है। रघुनाथपुर से राजेश्वर चौहान है, एकमा से धूमल सिंह की पत्नी है सीता देवी। तो इस तरीके के कई सारे ऐसे चेहरे हैं जहां पर नए चेहरों को उतारा गया, और इसका आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो उन पुराने चेहरों को लेकर के अब जो है पार्टी को कहीं भरोसा नहीं था, क्योंकि उन इतने दिन से विधायक रहने के बाद कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ। तो अब ये है कि हम नया चेहरा लेकर के आ रहे हैं, आप इन पे भरोसा जताइए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि किस प्रकार से युवाओं का इस बार भूमिका होने वाला है। क्या आपको लगता है कि सीएम नीतीश के चेहरे पर या फिर उनके मंत्रियों के कामकाज को लेकर जनता में खास नाराजगी थी, इसलिए भी चेहरे बदले गए? नहीं, मेरा ये भी मानना है कि देखिए हर एक पार्टी ना जीतने वाले उम्मीदवार को उतारती है। ऐसा नहीं है कि चेहरा बदलने से कोई जीत जाएगा हार जाएगा। हर कोई अपना सर्वे कराता है, उस प्रत्याशी के क्या रिकॉर्ड रहे हैं और जनता उसके काम से कितनी संतुष्ट है ये देखते हैं। और अगर उनको ऐसा फीडबैक मिलता है कि नहीं ये प्रत्याशी इस बार मैदान नहीं मार सकता है, तो फिर जो है वो उम्मीदवार बदला जाता है। ऐसा नहीं है कि नया चेहरा पर जेडीयू कुछ फोकस कर रहा है। हर कोई इस बार जीतने के लिए उतरा है और जीतने वाले उम्मीदवार को ही मैदान में उसने लाया है। अगर हम बात करें बीजेपी के समीकरण को लेकर के, तो बीजेपी ने इस बार जितने भी मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से 27 आरजेडी और बीजेपी के बीच कड़ी मुकाबला है, आमने सामने है विधानसभा क्षेत्रों में। क्या कहता है वहां का समीकरण? देखिए 2015 का अगर हम चुनाव देखें तो आरजेडी जो है बीजेपी पे हर जगह भारी पड़ गई थी, लेकिन इस बार क्योंकि समीकरण सीधे बदल गया है, जेडीयू और बीजेपी फिर से साथ हैं, तो हम उस समीकरण पे चलते हैं जब 2010 का चुनाव था, जब दोनों साथ थे। तो अगर हम उसको देखेंगे तो फिर मुकाबला ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का आरजेडी पर भारी है, भारी दिख रहा है दूसरे फेज में। अगर इससे थोड़ा सा और हम दिलचस्प बात करें तो कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस को लेकर गोविंदगंज की जो सीट है वो तो रवीश कुमार के नाम से ही
एक अलग तरीके से हॉट सीट बनी हुई है, खासतौर पर वहाँ विचारधारा। दूसरी भागलपुर की अगर हम बात करें तो नेहा शर्मा चुनाव प्रचार के बाद हॉट सीट बन गई, लेकिन एक ऐसी सीट है जहाँ पर दिलचस्प मुकाबला भी होने वाला है। शत्रुघ्न सिंह के पुत्र लव सिन्हा खड़े हैं, उसके लिए शिवांगी आपको क्या लगता है बांकीपुर में क्या होने वाला है? एक तरफ नितिन नवीन वर्षों से विधायकी चली आ रही है, खानदानी विधायकी है वहाँ के उनके घर पे, अब ऐसे में लव सिन्हा क्या कर पाएंगे? इन्हें तो बाहरी भी बताया जा रहा है। जी, लव सिन्हा के लिए बांकीपुर से चुनाव जीतना काफ़ी टफ माना जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी से नितिन नवीन वहाँ पे खड़े हैं। साथ ही साथ प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी वो भी उसी सीट से खड़ी हैं चुनावी मैदान में। तो लव सिन्हा के लिए काफ़ी टफ है कि वहाँ से वह चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं। साहुल, एक सवाल और आता है, पुष्पम प्रिया का इन्होंने जिक्र किया, तो क्या लगता है कि 94 जो विधानसभा के क्षेत्र होने वाले हैं इनमें पुष्पम प्रिया के कैंडिडेट्स भी मैदान में हैं, आपको क्या लगता है कि अपनी साख भी बचा पाने में सक्षम होंगे? देखिए, सवाल इससे भी ज़्यादा बड़ा है कि पुष्पम प्रिया अपनी साख बचाने पाने में कामयाब होंगी कि नहीं होंगी। पुष्पम प्रिया तो वैसे 2 जगहों से चुनाव लड़ रही हैं, आपको क्या लगता है पुष्पम प्रिया को लेकर लगातार आप अपडेट रहे हैं? देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी की अगर बात करें तो वो जहाँ जाती हैं भीड़ ऐसे सेल्फी वाली भीड़ आती है कि सेल्फी लेना है मैडम, सेल्फी लेना है, ये वाली भीड़ ज़्यादा है। वोटर्स कुछ मैं कल देख रहा था, जैसे किदवईपुरी में उनका रोड शो था, तो जब वो रोड शो कर रही थी, रोड शो में भीड़ नहीं था, लेकिन जब लोगों के घर से गुजरती हैं तो लोग उनको जब बाकायदा रोक करके और फिर उनसे बात करते हैं और वो भी बात करती हैं। तो इस तरीके से लगता है कि एक उनका प्रभाव है और हर वर्ग के ऊपर है, सिर्फ युवा के ऊपर नहीं। उसमें कई आपको बूढ़े लोग भी मिलेंगे जो कि उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जनाधार नहीं दिखेगा जो नितिन नवीन का है। अब मैं आप जैसे कि कांग्रेस की बात कर रहे थे, लव सिन्हा की बात कर रहे थे, तो सुषमा साहू जिनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, वो अब अगर लव सिन्हा के सपोर्ट में आई हैं। सुषमा साहू जो बीजेपी की नेत्री थी, वो अब आ गई हैं उनके सपोर्ट में। लव सिन्हा के रोड शो में वो दिखाई देती हैं, उनका सपोर्ट करती हैं वो। तो अब टक्कर जो है, मैं मानता हूँ कल तक लव सिन्हा दिखाई नहीं दे रहे थे बांकीपुर में। त्रिकोणीय मुकाबले की जो बात कही जा रही थी वो मुझे अब नहीं लगता है। मुझे लव सिन्हा और नितिन नवीन के बीच जो है मुकाबला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की बागी लोग जो हैं वो कांग्रेस के सपोर्ट में चलेगा। इस वजह से कहा जा सकता है कि वोट जो है कांग्रेस की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, लेकिन नितिन नवीन और बीजेपी का जो एक जनाधार है, एक कैडर वोट है ना, तो उस कैडर वोट में बीजेपी लव सिन्हा पर भारी पड़ते आपको अभी दिखाई देगी। अगर हम बात करें वहीं बीजेपी के समीकरण को लेकर के कि बीजेपी का इन 94 विधानसभा क्षेत्रों में क्या समीकरण रहा है, तो बीजेपी ने जातीय समीकरण बड़ा सटीक बैठाया है। जातीय समीकरण को लेकर के बीजेपी अब तमाम जितने भी बिहार में राजनीतिक दल हैं उनमें दूसरे चरण के लिए सबसे आगे है। इसके साथ ही हम आपको एक ग्राफ दिखाना चाहते हैं, पहले आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए कि कहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, कौन कौन से वैसे विधानसभा के 94 जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वहाँ कहाँ पर वोटिंग डाले जाएंगे। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये आपको पहला ग्राफिक्स रहा जहाँ पर वोटिंग डाले जाएंगे। उन तमाम ग्राफिक्स के जरिए ही आप समझने की कोशिश करिए तमाम विधानसभा क्षेत्रों का, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। इसके साथ ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरी ग्राफिक्स। अगर हम बात करें कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, तो देखिए अब आपके सामने ये तीसरी हमारी ग्राफिक्स, जिसके जरिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौन कितने सीटों पर राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर पर बिहार में जो अहम राजनीतिक दल है। इसके साथ ही किसके कितने सिटिंग एमएलए हैं, तो देखिए आरजेडी के 31 सिटिंग एमएलए हैं, वहीं कांग्रेस के 7 और लोजपा के महज 2 सिटिंग एमएलए हैं। अगर वहीं बात करें जदयू का, तो जदयू का 31 सिटिंग एमएलए हैं, वहीं बीजेपी का 22 सिटिंग एमएलए हैं। अब अगर महागठबंधन और गठबंधन के लेकर के हम बात करें तो एनडीए के अभी मौजूदा जो हालात है, मौजूदा जो गठबंधन का दौर है, इसमें 52 कुल सिटिंग एमएलए 94 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जो क्षेत्र हैं सिटिंग एमएलए का वो है। इसके साथ ही महागठबंधन के 38 यानी महागठबंधन खेमे से कुल 38 मतलब जो सिटिंग एमएलए की सीटें हैं विधानसभा के क्षेत्र हैं वो महागठबंधन के खाते में आती हैं। वहीं अगर टोटल वोटरों की हम बात करें तो टोटल वोटर 2 करोड़ 86 लाख हैं। अगर इसके बाद हम उसमें से महिला वोटरों की अगर बात करें तो इन 2 करोड़ 86 लाख में से ही 1 करोड़ 35 लाख, हाँ लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस प्रकार से समीकरण बैठाया गया है, इनमें क्या लगता है महिलाओं की भूमिका कितनी होने वाली है?
ये तो बहुत ज़रूरी सवाल है कि महिलाओं की भूमिका बिहार चुनाव में अब कैसी रहती है हमेशा, क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं अब चुपचाप नीतीश कुमार को वोट कर जाती हैं। ये हर कोई अब मानता है। हालांकि ये कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी घर में देखते हैं कि जो पुरुष प्रधान जो कहता है वही महिला वोटिंग करती है। लेकिन दारू जब बंद हुआ, शराब जब बंद हुआ, उसके बाद ये पहला चुनाव है बिहार में विधानसभा का, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि महिलाओं की वोटिंग किधर जाती है। शिवांगी, सवाल यह है कि जब हम लोग लगातार रोड पर अपने ग्रामीण क्षेत्रों का जब हम लोग भ्रमण करते हैं, उस दौरान महिलाएं एक शब्द बोलती हैं कि हमें जिसने गैस दिया, हमें जिसने लॉकडाउन में पैसे दिए, हम उसको वोट करेंगे। नीतीश कुमार के नाम पर ज़्यादा वो ऐतराज़ नहीं करती हैं, लेकिन हम ही नहीं भरती है, मोदी चेहरा है। आपको क्या लगता है वैसे तबक्के में जो अति पिछड़ा वर्ग से लोग आते हैं, क्या वो किन्हें वोट करने वाले हैं? एक अनुमानित आंकड़ा महिलाओं की खास तौर पर। तो जैसा कि हमको पता है कि नीतीश कुमार जो शराबबंदी किए थे, तो कहीं ना कहीं जो बिहार की महिलाएं हैं वो ज़्यादा उनके जहन में है कि वो नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे, क्योंकि शराबबंदी के बाद से क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा कम हुए थे, डोमेस्टिक वायलेंस भी कम हुए थे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के जहन में है कि नहीं, हम नीतीश कुमार को ही अपना वोट देंगे। दो का विचार तो नीतीश कुमार के साथ रहा, लेकिन हमारी विचार थोड़ा सा अलग हट करके है। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में लगातार महिलाएं ही विलाप लगा रही थी, सीएम नीतीश से ही लगा रही थी कि हमार बेटवा घर ना आई। जदयू पर ये नज़र रखते हैं हमारे सहयोगी, हम जदयू से सवाल करेंगे। आप ये बताइए किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप जदयू पर लगातार नज़र रख रहे हैं, जदयू के हर खबर से आप अपडेट रहते हैं, तो सबसे पहला लॉकडाउन की जिस प्रकार से परिस्थितियाँ हुई, घरेलू महिलाएं विलाप लगा रही थी कि हमारे बेटवा घर ना आई, नीतीश कुमार ना ले आई, क्या बुझाता नीतीश कुमार को वोट करने जाएंगे? देखिए, अब कल ही पीएम मोदी आए थे छपरा में, तो बोले कि माँ तुम चिंता मत करो, तुम छठ करो और दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। तो नीतीश कुमार ने उस समय तो ये बात भले नहीं कही थी, लेकिन दिल्ली में बैठे माओ के बेटों को जब अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपया नीतीश कुमार भेज देते हैं और जब उसका जिक्र वो करते हैं अपने उसमें, तब कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर जो है उनके पक्ष में चले जाते हैं। एक दर्द, लॉकडाउन अब ख़त्म हो गया, वो दर्द भी लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन 1,000 रुपया याद है कि हमारे बेटा के अकाउंट में 1,000 रुपया गया, उसने बताया कि 1,000 रुपया आया है। और ऐसा यही चीज़ जो है, ये जो पैसा होता है ना, ये याद होता है। जब सरकार ये पैसा आपके अकाउंट में देती है तो वो लोगों को याद हो जाता है कि नीतीश कुमार दिए हैं। और यही कारण है कि वो साइलेंट वोटर, जो हमेशा साइलेंट माना जाता है, लेकिन वो जब चुपके से वोटिंग करता है तो वो किसके पक्ष में जाता है ये सबको पता है। और नीतीश, यही समीकरण का अहम खेल होता है, खेल हो जाता है। और नीतीश कुमार को जिताने में जब हम जातियों की बात करते हैं तो जातियों में सिर्फ पुरुष प्रधान जातियां ही हम करते हैं, उसमें फिर महिलाओं को अगर छाट दीजिए तो महिलाएं सीधे तौर पर नीतीश कुमार को जिताने के लिए वोट करती हैं। बिहार में सरकार बनाने की कुव्वत भी महिलाएं रखती हैं, लगभग आधा आबादी हमारी महिलाओं की है। महिलाओं के बारे में आप एक चीज़ पूछ रहे थे, एक आंकड़े कुछ दर्शकों को बता देते हैं कि एनडीए की तरफ से 37 महिला प्रत्याशी उतारे गए हैं। ये भी जरूरी है कि भूमिका कितनी है महिला प्रत्याशियों की। साथ में महागठबंधन की तरफ से 24 हैं और इसी तरीके से 5 ऐसी सीटें भी हैं जहाँ पर महिला बनाम महिला दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले बार की तुलना में इस बार महिला प्रत्याशी कम है। हाँ, ये घटा हुआ है। पिछली बार थोड़ा ज़्यादा थे, इस बार जो है प्रत्याशी कम है। लेकिन ये चीज़ है कि उतनी कोशिश नहीं हो रही है अभी भी कि हम महिला प्रत्याशी को जो है, जिस तरीके से पंचायती राज में 50% आरक्षण दे दिया गया है, वो अभी तक जो है विधानसभा चुनाव में नहीं मिला। यानी विधानसभा में आरक्षण अभी भी 50% नहीं है, ना उस स्तर पे पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को भी अभी भी विश्वास नहीं है कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व अगर आता है तो वो अच्छा बेहतर कर सकता है या पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए समीकरण का खेल बिगाड़ने वाली एक पार्टी लोजपा का हम जिक्र करना नहीं भूलेंगे। आपको क्या लगता है, जो समीकरण पहले से पार्टियां बैठा करके चल रही थी, क्या लोजपा के अलग होकर चुनाव लड़ने से समीकरण में कुछ गड़बड़ी आएगी? तो ये गड़बड़ी किसके लिए होगी? महागठबंधन के लिए तो नहीं होगी, एनडीए के लिए होगी, क्योंकि एनडीए से ही छटक के अलग हुए हैं। और खासकर मुझे लगता है 52 सीटों पे शायद सेकंड फेज में वो चुनाव लड़ रही है एलजेपी, और उसमें वो 2 सीटें हैं जो पिछले बार वो जीती थी, लालगंज है और एक गोविंदगंज है। और दोनों ही सीटों पर उसने अभी जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें ही फिर से टिकट दिया है। तो ये देखने वाली बात है कि जो 2 सीटें वो जीती थी, क्या उसे बचा पा रही है कि नहीं। अच्छा, जिस प्रकार से शिवांगी हम चिराग पासवान के मुद्दे को लेकर के बात करें तो लगातार वो बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारी और आपकी तरह जितने युवा वर्ग है वो चिराग पासवान की बातों पर विश्वास करेगा, वोट करेगा एलजेपी को? लगता है एक अनुमान।
लगता तो है कि इस बार चिराग पासवान को युवा वोट करेंगे, क्योंकि लगातार रोज़गार का मुद्दा भी उठा रहे हैं, वो लगातार नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ बोलेंगे कि मतलब चिराग पासवान को युवा वोट करेंगे। एक समर्थन एक अलग प्रकार से हुजूम देखने को मिल रहा है, कितना वोटर वोट में तब्दील साथ अभी हाल ही में जो रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, उसके साथ कह सकते हैं कि सिंपैथी वोट भी मिल सकता है, चिराग के पास जाने वाला है। अगर हम बात करें चिराग को लेकर के समीकरण का, तो साहुल सवाल यह है कि चिराग अगर समीकरण बिगाड़ेंगे तो बिहार में दृश्य क्या होगा? बिहार में सीधा सीधा दृश्य वही है कि वो जिस तरीके से बोल रहे हैं बीजेपी लोजपा, तो जाहिर तौर पे मैंने पहले बोला कि घाटा जो होगा वो जदयू को होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट ऐसा ना हो कि बीजेपी और लोजपा के बीच में कोई और ही नंबर मार ले जाए। नहीं, नंबर आप वो चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट किसके खिलाफ उतारे हैं आपने? और सेकंड फेज में तो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं। यही तो हम 5 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन आप सीट देखिए क्या है, वहाँ जीत कौन रहा? पहले से भी जीत रहा था वो लोजपा के कैंडिडेट ही होंगे ज़्यादातर, या होगा तो बीजेपी का। जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में हमेशा से लोजपा जीतती आई है, ठीक है, मतलब पिछली बार भी लोजपा जीती थी और इस बार भी लोजपा है, कभी वहाँ से जदयू भी जीती थी। लेकिन इस बार जहाँ तक कड़ा मुकाबला होने की बात कही जा रही थी कि अगर जदयू के खाते में वो टिकट जाता तो कड़ा मुकाबला होता, लेकिन बीजेपी ने वो टिकट वहाँ से खुद अपना जो है कैंडिडेट उतार दिया। तो गोविंदगंज क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बिगड़ेगा तो जदयू का बिगड़ेगा, और जो एनडीए का नहीं बिगड़ेगा। एनडीए का मतलब क्या? अब एनडीए में कोई आएगा निकलेगा जाएगा? जेडीयू कहाँ है? नहीं, जेडीयू एनडीए में है, लेकिन बीजेपी का नहीं बिगड़ेगा। बीजेपी के लिए उतना नुकसानदेह है, उतना नुकसान नहीं है, बीजेपी सेफ जोन में है। बीजेपी ने आप चिराग पासवान खुल के कहते हैं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, ऐसी बातें जब करते हैं, मजबूरी है, मुझे लगता है वो उनकी मजबूरी है कहना, क्योंकि आपको सपोर्टिव रोल कहीं से मिल नहीं रहा है, दूसरा कोई आपके पास मुद्दा नहीं। अब हाल में एनडीए से अलग हुए हैं, और 2014 में जब जेडीयू ने बीजेपी को धोखा दिया तो आप उनके साथ जुड़े थे, लंबे समय से रहे, रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री रहे। तो ये मुझे लगता है कि एलजेपी के पास ये मजबूरी है कि वो पीएम का नाम यूज करे, क्योंकि नीतीश के नाम पर भले बिहार में विरोध हो, पीएम के नाम पे अभी भी नहीं दिखता है। पीएम के नाम पे अभी भी समर्थन है। आप पीएम की रैलियों को देख लीजिए, उतना ही भीड़ आता है जितना लोकसभा के चुनाव के वक्त थी। समीकरण का खेल बिहार में जातिगत भी होता है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एलजेपी 2 से 2.5 अंक में पहुंचेंगे? 2010 में वो 3 पे थे, 2015 में वो 2 पे आए, और अगर 2 के पार भी जाते हैं तो वो तो उपलब्धि ही बताएंगे कि हम ज़्यादा सीटें जीते हैं पहले की तुलना में। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी मुकाबला वो दे रहे हैं, और कम से कम 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर शायद वो जीत जाए। आरजेडी का क्या लगता है कि आरजेडी कितने सीटों पर बाजी मार सकती है? सेकंड चरण, मतलब दूसरे चरण की अगर बात करें हम, तो दूसरे चरण में 56 सीटों में वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरा अनुमान है कि 18 से 22 सीटों तक ही वो सीमित हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, 22 से ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, आपका जो आखिरी पड़ाव है वो 22 पर रहता है। आपको क्या लगता है शिवांगी, कांग्रेस के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन कितनी सीटें कांग्रेस जीत सकती है? आप ये मत पूछिए कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती हैं, आप ये पूछिए कि जो 7 सीटें हैं उसमें से कितनी कांग्रेस बचा लेगी। कितनी का लगता है, कितने पर बचा सकती है? 3-4। देखते हैं क्या होता है आगे के लिए। जदयू का क्या समीकरण कहता है? क्या लगता है कि जदयू इस बार जिस प्रकार से सीएम नीतीश को लेकर विरोध हो रहा है, खासतौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, हवा भले ही नीतीश कुमार के विरुद्ध दिखाई दे रही हो, लेकिन जो साइलेंट वोटर की बात जब आती है ना, तो नीतीश कुमार वहाँ बाजी खेल जाते हैं। और बीजेपी का समर्थन है तो जाहिर सी बात है, 30 तो पिछली सीटें हैं, पिछली सीटों से ज़्यादा मैं कहूँगा 30-35 के आंकड़े के अंदर में मैं इस बार सेकंड फेज को रखना चाहूँगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, मेरा आकलन सही होता है या गलत होता है। हमारा सवाल आपसे है, बीजेपी कितनी सीटें निकालेंगे? देखिए, बीजेपी का एक अपना कोर वोटर है। कोर वोटर का मतलब होता है 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हाँ, बीजेपी का जो 46 सीटें हैं उसमें से अमूमन अगर आप देखिए तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए अपना क्षेत्राधिकार माना जाता है। तो ऐसे में मेरा भी अंदाज़ा यही रहेगा कि कम से कम 25 से 28 सीटों के बीच में बीजेपी रहेगी। तो आप दोनों का यह कहना है कि 60 से ज़्यादा सीटें बीजेपी और जेडीयू इस बार जीतेंगी। सेकंड फेज का जो चुनाव है इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण और हो आप जाता है। इस सब में एक चीज़ को भूल गए, वो है वीआईपी, वो भी 5 सीटों पर एनडीए की तरफ से लड़ रही है। उस पर आपको क्या कहेंगे कि वो कितने सीटें इसमें से निकाल पाएंगी? देखिए, ये पहली बार जो है एक तरीके से उसके लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर बीजेपी ने भरोसा जताया है तो कितना सफल हो पाते हैं, इस पे अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता उस तरीके का कि जीत के आएंगे। कितने सीटों पे लड़ाई में है?
इस बार जो सेकंड फेज में 5 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुश्किल से मुश्किल अगर एक सीट निकल भी जाए, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि क्योंकि कुछ चीजें सिमरी फायदा बख्तियारपुर करेंगी जहाँ से मुकेश सहनी खुद खड़े हैं, बनियापुर वीरेंद्र ओझा जहाँ से खड़े, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई में है वीआईपी। कुछ चीज़ें उनके पक्ष में काम करेंगी, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय एक जो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। वो बताता है कि हाँ, एक पार्टी के नेता के तौर पर वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। देखिए वो जहां से खुद चुनाव लड़ रहे वहां हैं से जीतने वहां टक्कर की लड़ाई है और अमूमन जीतने की उम्मीद है। यहाँ की चर्चा का जो गणित निकला है, जो परिणाम दिख रहा है, एनडीए का बढ़त सेकंड चरण में एनडीए और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव भी इसी चरण में है। तो ये भी माना जा सकता है कि दूसरा चरण डिसाइडर है, डिसाइडिंग फैक्टर। बिल्कुल दूसरा चरण जो है वही अहम चरण माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी चर्चाओं का विषय भी अगर आप छोड़ दें तो राजनीतिक पिछले कुछ हालिया का दृष्टिकोण से अगर आप हम देखना चाहें तो उसमें भी आपको यही अंदाज़ा लग जाएगा। फिलहाल जिस प्रकार से सीएम नीतीश के चेहरे को लेकर के बात हो रही हो या फिर चिराग पासवान के द्वारा उठाए गए सवालों का, इन सब में बिहार में एक साइलेंट वोटरों की अहम भूमिका होती है। वो जिनके पल्ले में जाएंगे सरकार उनकी ही बनाएंगे। वैसे में दूसरे चरण के लिए कल क्या होता है, मतदान के बाद फिर हम बताएंगे कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई। मतदान की जितनी भी चीज़ें हैं और लाइव अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, वो मत छोड़िएगा। लगातार हर समय कितनी % वोटिंग हो रही है, कहाँ क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी कल आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए कल तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कल इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम कल तक आप तक शाम तक पहुंचा देंगे। फिलहाल धन्यवाद।